नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे, आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास का वीडियो नंबर 14। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 13 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि श्रीलंका जो है ये अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक की द्वितीय अभिलेख जो अशोक का है, उसे ये स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, शक्तियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। तो अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, शक्तियपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जाति के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल यानी कि औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा अशोक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, अशोक 269 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा देवानाम प्रिय की उपाधि से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, सिंघली अनुसूतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई, और इसकी जो अध्यक्षता है ये मोगली पुत्र तिस्क ने की थी। ठीक है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3, दीपवंश और महावंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनमें से कौन कौन से वो मौर्य शासक हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानामप्रिय की उपाधि धारण करता था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अशोक और दशरथ, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रज्जुक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते थे। तो ये कुछ उसमें के शब्द थे, शब्दावलियाँ थी। तो मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कि कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों अधिकारी कौन कौन से हैं। एक तो युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। दूसरा है राजुक, ये भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था। ये आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे। और प्रादेशिक,
यह मंडल का प्रधान अधिकारी था और यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशंसक का भाग नहीं था। तो युक्त भी था, राजयुक्त भी था, प्रादेशिक भी था, अग्रहारिक नहीं था। इस तरह से आंसर नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो इसमें भी आपको ये फिर से वही रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है ये अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है और ये स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसका निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। तो यहाँ पर विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, सांची। ठीक है, जबकि भरहुत का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इसकी तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है ये गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोड का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्तूप हैं, कौन सा स्तूप कहाँ से मिला है। तो इस तरह से आपको स्मारक या भग्नावशेष और ये स्थान कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए धमेक स्तूप ये कहाँ से मिला है। तो धमेक स्तूप जो है ये आपको यहाँ पर सही आंसर देना है कि कहाँ से मिला है धमेक स्तूप। तो आंसर हो जाएगा ये सारनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट मिलान देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कौशाम्बी किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो कौशाम्बी है ये संबंधित है घोषिताराम मठ से। ठीक है, किससे संबंधित है, घोषिताराम मठ। कुशीनगर जो है ये संबंधित है राणाभर स्तूप से, यानी कि ये आपका यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा। और जो श्रावस्ती है ये संबंधित है सहेत महेत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सही मिलान यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोधगया की यात्रा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है, पहला गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 1 3 4 2 5 तथा 6, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं अशोक का जो इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। एक तो शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुहा लेख है। ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। ठीक है, गुहा लेख की बात की जा रही है, तो शिलालेख की जो बात की जा रही है, तो जो शिलालेख हैं ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरुष्टी है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अवशेष सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमेक लिपि में लिखा गया अभिलेख अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादातर उनके जो अभिलेख थे ये प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन कुछ यहाँ पर जो मैंने बताए वो कुछ और भी भाषाओं में थे जो मैंने आपको नाम अभी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो मैंने अभी बताया यहाँ पर खरोष्टी लिपि में कौन सा है, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ
पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। जो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी कि शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था और इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसिप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का भी श्रेय जिनको हासिल है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, तो ये भी पढ़ने वाले जो थे ये थे कौन, जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ठीक है, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक की यानी कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवा नाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मास्की यानी कि कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो इस तरह से ये इसकी कुछ हिस्ट्री निकल कर आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुराधापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो दोस्तों बता दूं कि प्राचीन भारत में जो खरोष्टी लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का जो श्रेय है ये मैसन, प्रिंसिप, नॉरिस, लेशन, कनिंघम आदि विद्वानों को है और ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ठीक है, तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है दिए गए हैं। तो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ थे ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन यहाँ पर अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, यहाँ पर दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुजरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा मास्की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का रुम्मेनदेई स्तंभ संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, रुम्मेनदेई स्तंभ की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो अशोक के अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो पूछा जाता है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा राज्यावर्ष के कितने साल की बात की थी? तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका जो सही हो जाएगा बुद्ध के जन्म से। ठीक है, नेक्स्ट है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और प्राचीन काल में यह उज्जैन से भड़ोच जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।